नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे जानकारियों से भरे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और ऐसे तमाम व्यवसाय जो कि प्राथमिक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर हो रहे हैं, उससे जुड़ी जानकारियों से आपको अवगत करा सकें, आपकी जानकारियों के खजाने को और भी समृद्ध कर सकें, जिससे आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ सके। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे। हम मिलवाएंगे आपको अपने विशेषज्ञ से और दिखाएंगे जानकारियों से भरा सरकार की नीति पर आधारित हमारा फीचर फिल्म। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। कृषि रोड मैप के तहत पशुपालन को बढ़ावा देगी सरकार। पशुओं को सर्दी के प्रकोप से बचाए पशुपालक। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी सुपर सीडर मशीन। अब खबरें विस्तार से। कृषि रोड मैप योजना के तहत राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु पशुपालन को मुख्य या सह व्यवसाय के तौर पर करने की सलाह किसानों को दे रही है। पिछले दिनों राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लगाए गए स्टॉलों पर कई किसानों को जानकारी दी गई। मौके पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की सचिव डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी ने कहा, पशुधन द्वारा किसान अपनी आमदनी दुगनी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार भी पूरी तरह काम कर रही है। एग्रो बिहार 2024 के अंतर्गत जो कृषि यांत्रिकीकरण मेला लगा है, उसमें सभी तरह के इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई है। उसके साथ साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का भी स्टॉल्स लगे हैं और जनता को पशुपालन से संबंधित, गौ पालन से संबंधित और मत्स्य पालन से संबंधित, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है और स्टॉल्स भी लगाया गया था, प्रदर्शनी भी लगाया गया था। पशुपालक भाई बहनों, इन दिनों सर्दी के मौसम में अपने पशुओं की देखभाल करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे बचाव के लिए आप अपने पशुओं के रखने वाले जगहों के आसपास अगर बड़े पेड़ हैं और सूरज की रोशनी नहीं आ रही है तो पेड़ों की छटाई अवश्य कर दें। इससे धूप का प्रवेश होगा और पशुओं के रहने के स्थान में गर्मी आएगी। किसान भाई बहनों, इन दिनों रबी का मौसम है और आपके खेतों में गेहूं की फसल की तैयारी चल रही होगी। ऐसे में पटवन की समुचित व्यवस्था बेहद जरूरी है। इसके लिए समुचित जल प्रबंधन करना भी जरूरी है। ऐसे में आप स्प्रिंकलर खेतों में लगाकर गेहूं की फसल में समुचित सिंचाई कर सकते हैं। इससे फसल की जरूरत के हिसाब से जल प्राप्त होता रहेगा और जल की बर्बादी भी नहीं होगी। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में एक स्रोत से ही आमदनी और ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में पशुपालन आय को बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके जीते जागते उदाहरण है ग्रामवादी जिला पटना के कर्मठ और प्रगतिशील किसान मधुरेंद्र कुमार आर्य, जो कि बकरी पालन के द्वारा एक अच्छी आय का सृजन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वैज्ञानिकों की सलाह को मानकर बकरी पालन कर उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया है। सफलता की कड़ी में आज उनसे ही जानते हैं उनके अनुभव। बकरी पालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है जो कम पूंजी में किया जा सकता है और इसमें फ़ायदा अच्छा है। यानी कि बकरी जो है साल में 2 बार बच्चा देती है, जिससे जैसे 2 बच्चा मतलब 2-2 4 बच्चा हो जाता है और इसको जैसे विशेष दाना पानी और बीमारी नहीं होता है, इसलिए ये तो बहुत अच्छा व्यवसाय है। किसान भाई बहनों, इन दिनों अब धनिया लगाने का समय आ गया है। ऐसे में अगर आप धनिया का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो प्रभेदों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। धनिया के उन्नत प्रभेद हैं राजेंद्र धनिया 1 और राजेंद्र धनिया 2। यह दोनों प्रभेद आपको बेहतर उत्पादन देंगे। धनिया की फसल का प्रयोग मसालों के रूप में सुविख्यात और लोकप्रिय है, जिसके बिना सब्जियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसकी कुछ उन्नत किस्मों का प्रयोग करके किसान भाई बहन बेहतर उत्पादन सुनिश्चित कर सकते हैं, जैसे कि हिसार सुगंध,
फसल अवधि 120 से 125 दिन तक इस किस्म की पैदावार क्षमता 19 से 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। RCR 41 फसल पकने की अवधि 130 से 140 दिन तक उपज क्षमता 9 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। कुंभराज फसल पकाव की अवधि 115 से 120 दिन तथा उत्पादन क्षमता 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। RCR 435 फसल पकने की अवधि 110 से 130 दिन तक तथा औसत पैदावार क्षमता 11 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। RCR 436 फसल तैयार होने की अवधि 90 से 100 दिन तथा औसत पैदावार 11 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। किसान भाई बहनों, कृषि में यंत्रों का प्रयोग कार्य को सरल और सफल दोनों ही बनाता है। सुपर सीडर यंत्र के द्वारा आपके खेतों में बचे अवशेष को खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सुपर सीडर यंत्र पर सरकार के द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे कि वो इस मशीन का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव इस प्रकार रहे। लाल आलू 3,800 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 5,200 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला रहेगा यूं ही जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खेती राई की खेती 5 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक आप अवश्य करें और इसकी प्रमुख प्रजाति का नाम है राजेंद्र शुक्लम, राजेंद्र पिछेती और राजेंद्र अनुकूल। यदि इन प्रभेदों का हम चयन करते हैं तो हमारी लाभदायकता, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आपने सुनी अपनी ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी भी। हम उम्मीद करेंगे कि आप में से कुछ लोगों की सफलता की कहानी हम आपके दूसरे साथियों तक पहुंचा सकें। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, और बारी है अब इस साक्षात्कार की, जहां हमारे विशेषज्ञ कर रहे हैं इंतजार कुछ नई जानकारियों के साथ। तिलहनी और दलहनी फसलों का उत्पादन हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर होता है, खासतौर पर रबी मौसम में इसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से कि कैसे रबी के मौसम में दलहनी और तिलहनी फसलों का हम बेहतर उत्पादन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं। जी हाँ, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है
रबी मौसम में दलहनी एवं तिलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो हैं डॉक्टर मनोज कुमार, बड़िए वैज्ञानिक KVK जहानाबाद से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि दलहनी एवं तिलहनी फसलें की खेती क्यों ज़रूरी है? देखिए, दलहन और तिलहनी फसल की खेती बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि दलहन है जो कि किसी भी इंसान का प्रोटीन का सोर्स है और तिलहन है जो कि फैट्स का सोर्स है। और आप जैसा देखते हैं कि प्रति व्यक्ति जो इसका खपत है हमारे हिंदुस्तान में कम है, और कम के कारण क्या है कि इसकी कीमत ज़्यादा है। और हमारी जो ज़मीन है, खास करके बिहार की बात करते हैं, तो दलहन और तिलहनी फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त है, लेकिन फिर भी किसान इसको नहीं लगाते हैं, क्योंकि किसानों के बीच में है जो कि मतलब सौतेलापन की व्यवहार है दलहन और तिलहन के पास। अगर लगाते भी हैं तो कमज़ोर ज़मीन में लगाते हैं या मिक्स क्रॉपिंग लगाते हैं और समुचित संक्रियाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मनुष्यों के स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए, सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए है जो कि रबी मौसम, जैसा कि मेरा चल रहा है, बहुत ही उपयुक्त मौसम है। और इसमें हम बात करेंगे कि दलहन के रूप में हम है जो कि वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे। हमारे किसान बंधु खेती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खेती करने से उतना फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें करना है वैज्ञानिक खेती, और वैज्ञानिक खेती की जब बात होती है तो किसान बंधुओं, आप लोगों को यह समझना होगा कि लागत मूल्य को कम से कम कैसे किया जाए और लाभदायकता को कैसे बढ़ाया जाए और वातावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए और मिट्टी का स्वास्थ्य को कैसे बचा के रखा जाए। ये 4 बिंदुओं पर यदि हम विचार करते हैं तो इसको हम वैज्ञानिक खेती कहते हैं। इसमें है जो कि मसूर की खेती हम कर सकते हैं, चना की खेती हम कर सकते हैं, मटर की खेती कर सकते हैं। ये आपका दलहन का प्रमुख स्रोत है। उसी प्रकार तेलहन की बात करते हैं तो तेलहनी फसल में जैसा कि आप बात करते हैं पीला सरसों होता है, राई की खेती करें। और राई को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है जो कि आगात राई की खेती और दूसरा है जो पिछेत राई की खेती। और पिछेती राई की खेती 5 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक आप अवश्य करें। और इसकी प्रमुख प्रजाति का नाम है राजेंद्र शुक्लम, राजेंद्र पिछेती और राजेंद्र अनुकूल। यदि इन प्रभेदों का हम चयन करते हैं तो हमारी लाभदायकता, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी। अब इसको खेती करने में किन किन बातों पर मुख्य रूप से किसान बंधुओं को ध्यान देना होगा, तो सबसे पहले है कि हमारे किसान बंधु आज भी बीजोपचार नहीं करते हैं। जिस प्रकार से हमारे किचन में सिद्धमाइन के लिए नमक का बहुत ज़रूरी होता है, उसी प्रकार किसान बंधुओं के लिए बीज के लिए आपका बीजोपचार बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास करके दलहनी फसल की बात करते हैं तो किसान बंधु उसमें FIR करें। F से फंजीसाइड, I से इंसेक्टिसाइड, R से राइजोबियम कल्चर, हिंदी में हम बताते हैं फफूंदनाशी, कीटनाशक और राइजोबियम कल्चर। अब फफूंदनाशी की दवा के रूप में कार्बेंडाजिम 50% WP का यूज करते हैं या बीटाबैक्स पावर का। इंसेक्टिसाइड के रूप में, कीटनाशक के रूप में इमिडाक्लोरोपिड 17.8% का यूज कर सकते हैं। प्रोफेनोफॉस 50% का यूज कर सकते हैं। क्लोरोपायरीफॉस 50% इसी का यूज कर सकते हैं। कोई एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम राइजोबियम कल्चर की बात करते हैं तो राइजोबियम कल्चर मात्र 250 ग्राम आपको 1 एकड़ में लगता है। अब इसको थोड़ा सा हम संक्षेप में बता देना चाहते हैं कि कैसे करेंगे। उन्नत तरीका से बीजोपचार करने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग छाया में या पक्का फ्लोर पर या प्लास्टिक बिछा के बीज को 3 इंच मोटा फैला दीजिए और उसके ऊपर 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज की दर से देना है। उसके ऊपर मुझकमानी पानी का छींटा दे दीजिए और दवा भुरकाव करने के बाद हाथ से बढ़िया से चला के और उसको जूट के बोरा में 24 घंटा के लिए छाया में रहने दीजिए। फिर दूसरे दिन पुनः मॉर्निंग में उसको 3 इंची मोटा फिर फैलाइए और इंसेक्टिसाइड के रूप में आप उसके ऊपर 250 ml पानी में मिलाकर, यदि आप है क्लोरोपायरीफॉस दे रहे हैं 2 ml प्रति किलो बीज की दर से, तो आप 16 किलो बीज है तो 32 ml उसमें दे के 250 ml पानी में उसके ऊपर भुरकाव करके और बढ़िया से हाथ से मिला के उसको आप छोड़ दीजिए। फिर है जो कि तीसरे दिन राइजोबियम कल्चर की बात होती है तो 250 ml राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको 300 से 400 ग्राम छोवा वाली गुड़ लेना होगा। 300 से 400
मिलीलीटर पानी लेना होगा और छोवा और पानी को घोल के उसको खौलावें। जब चाशनी बन जाए, गढ़ा घोल हो जाए, और ऐसा करने में ज़्यादातर आधा घंटा का समय लगता है। उस राइजोबियम कल्चर जो हम गुड़ और पानी का घोल बना लिए हैं, ठंडा होने के बाद 250 में राइजोबियम कल्चर उसमें मिला देंगे और उसके बाद बीज के ऊपर है जो कि फैला देंगे, हाथ से मिला देंगे, सारा बीज लसा हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। उसमें गांव घर में जो गोईठा पर या जलावन पर खाना बनता है वो छौर को दे देंगे, वो बीज फ्री हो जाएगा। और इस तरह से ये FIR हो गया। और इसको जब खेत में प्रयोग करेंगे तो 25 से 30% उत्पादन बढ़ जाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी ठीक ठाक रहता है। सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अब आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि दलहनी और तिलहनी फसलों में सिंचाई की कैसे वो कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्यों के लिए नहीं, जो भी जीव जंतु हैं उसके लिए पानी नितांत आवश्यक है। तो तिलहनी फसल की बात करें तो उसमें 2 सिंचाई देने की आवश्यकता है। पहली सिंचाई है जो कि फसल बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद दें और हल्की सिंचाई दें। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधा पानी को चाटता है, पौधा पानी को पीता नहीं है। और दूसरी सिंचाई कब दें? जब तिलहनी फसल 50% फूल फल में परिणत हो जाए तब दूसरी सिंचाई दें। और यदि बारिश हो जाती है तो दूसरी सिंचाई न दें। उस परिस्थिति में आपका 50% फूल फल में परिणत का मतलब हो गया कि किसान बंधु खेत में जाएं और एक पौधा को देखें और उसमें देखें कि यदि है जो कि 60 सेंटीमीटर में फूल लगा हुआ है और 30 सेंटीमीटर नीचे फल लग गया है और ऊपर 30 सेंटीमीटर का एरिया में फूल है, तो मान के चलिए इसमें सिंचाई देना आवश्यक है। एक चीज़ और ख्याल रखना है कि इसमें एफिड का प्रयोग होता है और इसमें किसान बंधुओं को तुरंत छिड़काव करना चाहिए। तो इसमें फफूंदनाशी के रूप में कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का जो मिश्रण आता है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से, इमिडाक्लोरोपीड 1 ml प्रति लीटर की दर से और आपको मल्टीप्लेक्स 3 ml प्रति लीटर की दर से, तीनों मिला के यदि आप छिड़काव कर देते हैं तो आपकी तिलहनी फसल बहुत अच्छा होगा। और दलहनी फसल में बारिश होती है, केवाल मिट्टी है, इसलिए सिंचाई देने की आवश्यकता लगभग न के बराबर होती है। सर, आप हमारे किसान भाइयों को दलहनी और तिलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार सभी लोगों को। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला रहेगा यूं ही जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, दैनिक कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जानकारियों से भरे हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम में ब्रेक के पहले जैसे कि हमने चर्चा की थी कि सरकार की कृषि नीति पर आधारित, कृषि योजनाओं पर आधारित एक फीचर फिल्म हम आप सबको दिखाएंगे। तो अब बारी है उस फीचर फिल्म की, आइए देखते हैं। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार
कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। हमारी तमाम कोशिश होती है कि आप कैसे सफल हो पाएं, कैसे भारत सफल हो पाए। तो सफलता की ये जर्नी रहेगी यूं ही जारी। मिलवाएंगे आपको अपने विशेषज्ञों से नए नए विषयों के साथ, और साथ ही साथ आप तक पहुंचाएंगे नई नई जानकारियां भी। जुड़े रहिए कार्यक्रम से इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।